अगर यूथ ने रिलीजन के बेसिस पे वोट दे दिया। यदि आप रिलीजन के नाम पर वोट देंगे, जाति के नाम पर वोट देंगे, तो जाति के ही दिशा में देश जाएगा। कैंपेन था कि आपका यूथ पॉलिटिशियन से कनेक्ट क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि यूथ ये मानता है कि ये चुनाव जीते या वो चुनाव जीते, दोनों ही चोर हैं। आपको याद होगा 2014 के टाइम पे बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है जो गोधरा कांड पे बेस्ड होती है, जिसमें डायरेक्टली बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को टारगेट किया जाता है। 2014 में ऑपोजिशन का कैंपेन सिर्फ यही था कि यदि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीत कर आते हैं तो मुसलमानों को घर से निकाल करके जिंदा जला दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। और इसका एविडेंस है ये मूवी, ये गोधरा, ये सारे कन्फ्यूजन। जैसे सावरकर के बारे में है और चीजें, आपने काला पानी के बारे में बताया, लेकिन ये चीजें यूथ से या फिर आप बताइए आज के लोगों से ये चीजें दबा दी गई। आपकी गुरुकुल की व्यवस्था को मैकेले ने क्या बोलकर हटाया कि ये नहीं हटाओगे तो इनके ऊपर कभी शासन नहीं कर पाओगे। वो आपके इतिहासकारों ने आपको कभी नहीं बताया। आपके इतिहासकार आपको मैकेले और ह्यूम को महान बताते रहे। हेलो एंड वेलकम टू कमाल जिंदगी प्रोडक्शन। मैं तनुष्का और आज के पॉडकास्ट में हम जिस पर्सनैलिटी से बात करेंगे वो ना सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं बल्कि एक विजनरी टेक्नोक्रेट भी हैं। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर अभिजीत सिन्हा की। हाय एंड आई एम उर्वी। आज हम लोग अभिजीत जी से बात करने जा रहे हैं उनके करियर, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और उनकी जर्नी के बारे में। हाय एंड वेलकम टू केजेड टॉक सर। थैंक यू उर्वी, थैंक यू तनुष्का एंड कमाल जिंदगी प्रोडक्शन के दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार तो सर शुरुआत करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से। मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, लेकिन मुझे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और मैंने देखा भी है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने से थोड़ा कतराते भी हैं। तो क्या मैं उसके बारे में कुछ जान सकती हूँ कि आपने एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आप कैसे इस रिस्क वाली फ़ील्ड में कदम रखा और कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी? थैंक यू। बहुत कम बातचीत हुई है, ज़ाहिर-सी बात है आप तभी जी। ये सवाल पूछ रही हैं। निजी जीवन शायद व्यक्तिगत होता है, इसलिए लोग उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। मेरे बात करने की वजह वो नहीं है, मेरे बात करने की ना बात करने की वजह ये है कि अ, मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, बिहार के एक छोटे से शहर से, और बहुत ज़्यादा कुछ पर्सनल लाइफ़ के बारे में बात करने को है ही नहीं। मेरे माता-पिता शिक्षा विभाग में थे। माँ इंग्लिश और संस्कृत की टीचर थीं। पिताजी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हायर एजुकेशन के ऊपर काम करते थे और उनके जो एक्सपेंस हैं, उनके जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और जी। बिहार गवर्नमेंट के, उसके हुँ। ऊपर काम करते थे। रिस्क मैंने क्यों लिया ऐसा काम करने का जिसमें पॉलिसी एंटरप्रेन्योरशिप और पॉलिसी एक ऐसा सेगमेंट माना जाता है, वो या तो पॉलिटिशियन बनाते हैं या तो ब्यूरोक्रेट बनाते हैं या जी। तो पॉलिसी मेकर बनाते हैं। कोई प्राइवेट आउट ऑफ डोमेन आदमी आकर पॉलिसी बनाता है, डेफ़िनिटली इसमें रिस्क था। रीज़न मुझे लगता है मैंने कुछ डिसाइड करके नहीं किया, ऐसा जी। सोच करके नहीं किया, चीज़ें वैसी आती गईं, काम ही मेरे पास वैसे आए, जो ज़्यादातर इस फ़ील्ड से जुड़े हुए थे, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से थे। और इसके पीछे शायद कहीं न कहीं से बचपन में जो डिबेट बच्चा घर में सुनता है, जी। उस डिबेट का असर पड़ता है। या ज़्यादातर चर्चा घर में जो होती थी वो एजुकेशन के ऊपर स्कीम्स, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, और ये डिबेट माँ-बाप के बीच में होती रहती थी कि शायद गवर्नमेंट ये काम करती या इस पॉलिसी को और बेहतर बनाया जा सकता था। इतनी जो स्पेंडिंग हो रही है गवर्नमेंट की, उसका जो इम्पैक्ट है लोगों के जीवन पे या बच्चों के जीवन पे, वो वैसा नहीं हो पाता है जैसा कंटेंट बनना चाहिए। और आप देखते भी होंगे कई बार कि कई सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो कैमरा लेकर स्कूलों में घुस जाते हैं, स्कूल के शिक्षकों जी। से बात करते हैं और बड़े कौतूहल एंटरटेनिंग से रिज़ल्ट्स आते हैं, जो देखने में और सुनने में तो एंटरटेनिंग लगते हैं, बट साथ-साथ डराने वाले भी होते हैं, कि आप अपने देश की नई जनरेशन के साथ, अगली जनरेशन के साथ एजुकेशन के मामले में क्या कर रहे हैं? और ये डिबेट का सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन नज़र आता था कि पॉलिसी मेकिंग इतनी सुपर टाइट, इतनी ट्रांसपेरेंट, इतनी डेटा ड्रिवन होनी चाहिए कि उसके ऊपर कहीं स्किप करने का कहीं कोई लूप ना हो। और जी। शायद यही रीज़न रहा होगा मेरे इस करियर को चुनने का। हाँ, अभिजीत जी, आज के टाइम में जो स्टार्टअप्स देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन ऐसे में आपने पॉलिसी और एंटरप्रेन्योरशिप करने का क्यों सोचा? क्योंकि आज के समय भी लोग जानते ही नहीं है इसके बारे में ज्यादा। देखिए प्रोडक्ट के स्टार्टअप इंडिया में, टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप और सर्विसेज़ के स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं।
लेकिन कोई प्रोडक्ट हो, टेक्नोलॉजी हो या सर्विस हो, वो सारी इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर जाकर फेल हो जाती है। ज़्यादातर जनता, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है भारत का, वो सर्विसेज़ को, प्रोडक्ट को और टेक्नोलॉजी को तभी अवेल कर पाता है, तभी इस्तेमाल कर पाता है, जब वो चीज़ें उन तक आसानी से सुलभ रूप में पहुँचेंगी। और उनको पहुँचने के लिए, उनको वहाँ जाने के लिए ज़रूरी है कि उनके रास्ते में जो माइलस्टोन्स हैं या उनके रास्ते में जो अस्तर हैं, वो सारे स्तरों के ऊपर इतना वाटर टाइट सिचुएशन हो, इतनी वाटर टाइट पॉसिबिलिटीज़ हों कि आप कहीं से भी किसी भी चीज़ को ड्यूप ना कर सकें। जैसे आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल मैं दे सकता हूँ। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बहुत सारे लोग होते हैं, जो ऑन द पॉलिसी, ऑन द कंटेंट ऑफ द लेजिस्लेशन एंड ऑन द कंटेंट ऑफ द पॉलिसी तो एलिजिबल होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अवेल करने के लिए, लेने के लिए, लेकिन एग्ज़ैक्टली उन तक वो चीज़ें नहीं पहुँचती। जो एजुकेशन का है, हेल्थ केयर का है, इन सारे मामलों में हमारी 60 टू 70% पॉपुलेशन इतनी वेल परचेज़िंग पावर के साथ इक्विप नहीं होती है। लेकिन फिर भी टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, प्रोडक्ट हैं और सर्विसेज़ हैं देश में। उनके पहुँचाने के जो तरीके हैं, उस तरीके में कहीं न कहीं फ़ॉल्ट, और वो फ़ॉल्ट आप एक और प्रोडक्ट लाकर, एक और सर्विस लाकर, एक और टेक्नोलॉजी लाकर नहीं कर सकते, जब तक कि आपने पॉलिसी में वो बदलाव नहीं किए। ये रीज़न था मेरा उसको चुनने का कि हम पॉलिसी एंटरप्रेन्योरशिप में ही जाना चाहते सर, मैंने पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लिया है, मैंने एक्टर्स का इंटरव्यू लिया है, इनफैक्ट इन्फ्लुएंसर्स का भी लिया है, बट पहली बार मैं किसी टेक्नोक्रेट का इंटरव्यू ले रही हूँ। तो आप एग्ज़ैक्टली बता सकते हैं कि टेक्नोक्रेट होता क्या है और आपने ये फ़ील्ड क्यों चुनी? हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब टेक्नोक्रेट जी, वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, जी, वो शायद जो लोग मेरे नाम के साथ या मेरे लिए इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो बेहतर बता पाएँ। लेकिन मुझे जितना समझ आता है कि ये एक रीज़न ये हो सकता है कि आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मैं ज़्यादातर टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, इस प्रिसिज़न को अचीव करने के लिए, जिसकी इस वक़्त भारत को ज़रूरत है। जी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आप उन देशों के साथ फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ को पीछे छोड़कर आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने यहाँ कुत्ता, गाय, भेड़, बकरी भी गिन रखे हैं। उनके यहाँ बर्ड्स के ऊपर भी जियो टैग है, उनके यहाँ पेड़ के ऊपर भी जियो टैग है, उनकी जियो स्पेशल मैप्स है, और आज हम भारत के अंदर ये भी प्रिसाइज़ रूप से नहीं कह सकते। आप उन कंट्रीज़ के साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर इकोनॉमी के प्रतिस्पर्धा में उतरे हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और उन्होंने हर चीज़ अपने यहाँ डेटा और उनके टेक के माध्यम से गिन रखी। कितने लोग किस मूलभूत सुविधा से वंचित हैं, किनके पास क्या है, क्या नहीं है, क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज़ में लोगों के 2 जॉब्स के बीच में अगर जॉब चली जाती है, तो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उनको स्टाइपेंड दे पाती है। जी, वो उनकी लगातार मानसिक स्थिति को चेक कर पाती है कि जब तक ये बंदा वापस मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में नहीं आ जाता है, तब तक हमें उसको हैंड होल्ड करना है। और आज आपके देश भारत में आपको ये भी पता नहीं है कि आपके पास पॉपुलेशन कितनी है। मैंने एनपीआर के साथ काम किया, मैंने यूआईडीआई के साथ काम किया। ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, ये प्रॉब्लम कई सालों से, और ये और कई सालों तक जा सकती है, अगर आप टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल प्रिसिज़न के लिए मास लेवल पे चीज़ों को प्रिसाइज़ करने के लिए, जहाँ ट्रांसपेरेंसी हो, जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, तब तक आप इकोनॉमी में कोई सर्टेन माइक्रो इकोनॉमी जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकें, जिसके ऊपर आप बोल सकें कि हाँ, मेरे पास लोग इतने हैं, हमारे पास बैंक अकाउंट इतने हैं, हमारे पास सोशल मीडिया अकाउंट इतने हैं, आधार इतने हैं, पैन कार्ड इतने हैं, ड्राइविंग लाइसेंस इतने हैं, और हर चीज़ एक-दूसरे से लिंक, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सर्टिफ़िकेट, कोई भी अ, फैसिलिटी गवर्नमेंट जो देना चाहती है या लोग गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं, उसके वैलिडेशन में कम से कम वक़्त लगे। और ये सारी चीज़ें सिर्फ़ तकनीक के माध्यम से पॉसिबल हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं। सो गवर्नेंस को और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जो शायद जो क्रॉस रोड है, इसको शायद टेक्नोक्रेट या टेक्नोक्रेसी कहा जाता होगा। जी। अभिजीत जी, आपके करियर में आपने बहुत से कैंपेन में एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे हर घर मोदी, विकसित भारत और मैं भी चौकीदार जैसे। लेकिन इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है? ये बहुत मुश्किल सवाल पूछ दिया आपने मुझसे। इट्स लाइक कंपेयरिंग योर आइज़। अ, सारे कैंपेन अपनी-अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और सबका एक अपना पोज़ीशन है इस हम्म। ट्रांसफ़ॉर्मेशन में, इस ट्रांज़िशन में।
लेकिन जो लोग कैंपेन बनाते हैं, वो कैंपेन की मूल आत्मा के साथ जुड़े होते हैं। और अगर आप मूल आत्मा की बात करें तो कैंपेन खासकर चुनाव के लिए जो बनाया जाता है, वो उसी तौर पे, उसी रूप से इम्प्लीमेंट नहीं होता है। चुनाव में बहुत सारी गंदगी, बहुत सारा गाली-गलौच, हिंदू-मुसलमान, ये वो 50 चीज़ें आती हैं। बिल्कुल। बहुत स्तर पे आप कहें तो चुनाव में एक कीचड़ से दूसरे कीचड़ को साफ करने की कोशिश की जाती है। इस प्रतिस्पर्धा में कभी-कभी आपका रियल कैंपेन खो जाता है। 2014 में भी यही हुआ। चाय पे चर्चा कैंपेन था ही नहीं। चाय पे चर्चा कैंपेन इसलिए बना क्योंकि किसी ने उस समय के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को बोल दिया कि ये तो चाय बेचने वाला है, ये क्या प्रधानमंत्री बनेगा? तो फिर उसके बाद जो कैंपेन था सिटीज़न फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, कैंपेन था कि आपका यूथ पॉलिटिशियंस से कनेक्ट क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि यूथ ये मानता है कि ये चुनाव जीते या वो चुनाव जीते, दोनों ही चोर हैं। हुँ, दोनों ही देश के भला नहीं सोचेंगे, दोनों ही अपने जेब भरेंगे और दोनों ही किसी न किसी तरह के एक ऐसी एक्टिविटी में गुम हो जाएँगे, जिसका देश के डेवलपमेंट से कोई लेना-देना। सो यूथ रिलक्टेंट हो जाता है पार्टिसिपेट करने से, कमेंट करने से और कंसिडर करने से। इवन वो इवैल्यूएट भी नहीं करता कि मेरा नेता कैसा होगा, जो मेरे लिए पॉलिसीज़ बनाएगा। जब यूथ को हमने कनेक्ट किया तो उसके पीछे आज के समय वेस्टर्न रिजीम में, यूरोप में, अमेरिका में पैटर्न है कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट से बात करता है। प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है और ये प्रेसिडेंशियल डिबेट जिस तरह से होती है उसमें जिन लोगों ने भारत के लिए पहली बार प्रेसिडेंशियल डिबेट का आयोजन किया, सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस में 2014 में, उनने कोशिश की कि कांग्रेस के भी प्रवक्ता आएँ, बीजेपी के भी प्रवक्ता आएँ। उस समय तक कैंडिडेट नहीं चुने गए थे। कैंडिडेट नहीं चुने जाने के कारण उस समय के मुख्यमंत्री आए और उन्होंने विज़न दिया कि हम बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है, जो उनकी नीतियाँ हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। जब ये चर्चा हुई और देश भर में इसके ऊपर चर्चा हुई कि अब यूथ पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुका है और जिस तरह का रिस्पॉन्स यूथ चाहता है, उस तरह के सवाल पूछे गए। सवाल पूछने वाले लोग भी कोई पत्रकार या कोई बहुत अ, वैसे लोग नहीं थे कि जिनको उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक फ़ील्ड की या फ़ॉरेन पॉलिसी की जानकारी नहीं थी। वो कार्नेल से, ऑक्सफोर्ड से अ, यूनिसेफ से, डब्ल्यूएचओ से अच्छे पैकेजेज़ पे, अच्छी जगहों पे काम कर रहे लोग, एशिया पैसिफिक हेड, रीजनल हेड, कंट्री हेड लेवल के लोग थे, जिन्होंने मिलकर सीएजी बनाई। हुँ, जो उन्होंने सवाल पूछे जिन सवालों के जवाब उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने दिए, उसके ऊपर सीएजी ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसको कैंपेन का चेहरा बनाएँगे या हम किसके लिए कैंपेन करेंगे, हमारा कैंडिडेट कैसा होगा। फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट का जो ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट था वो किया कि मोदी जी हमारे कैंडिडेट होंगे। जी। इस पूरे इकोसिस्टम में जो कैंपेन था, रियल कैंपेन वो अकाउंटेबिलिटी का था। वो ट्रांसपेरेंसी का था। वो जो भ्रष्टाचार है, घोटाला है, उससे बाहर निकालने का था देश को, लेकिन वो कैंपेन हुआ ही नहीं। कैंपेन बन गया चाय पे चर्चा। 2019 की बात करते हैं। 2019 में कैंपेन था ग्रोथ का, क्योंकि आपने पहले भ्रष्टाचार को दूर किया, अब आप ग्रोथ की तरफ जाएँगे। 2019 के कैंपेन को डिरेल कर दिया गया ये बोलकर कि चौकीदार चोर है। हुँ, राफेल के मामले को ऑपोज़िशन बहुत तेज़ी से उठा रही थी और बिना सर-पैर के जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो आप आरोप चीख-चीख कर लगाते हैं, क्योंकि वो किसी को सुनाई दे और चुनाव में आप अगर ऐसा करते हैं, हुँ, तो कैंपेन भारत, विकसित भारत, अकाउंटेबल और ग्रोथ गवर्नेंस से हट करके चौकीदार चोर और उसके ऊपर आ गया। तो ज़्यादातर कोशिश पॉलिटिशियंस की चुनाव के अंदर में यही रहती है कि वो अपना मुद्दा चलाएँ और देश का मुद्दा पीछे हो जाए। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा फ़ेवरेट कैंपेन कौन है? 2024 में विकसित भारत का जो कैंपेन हुआ, जिसमें पहली बार देश ने यूथ को जोड़ा, विकसित भारत का विज़न क्लियर किया कि हम आज 2022 से 2047 तक इस कंट्री के लास्ट 25 साल जो होंगे, आखिरी 25 साल जिसको हम अमृतकाल कहते हैं, वो हमें आज़ादी का अमृत महोत्सव 1947 से 2047 तक ले जाएगा। और इस 25 साल में देश हर वो चीज़ अवेल करना चाहता है, हर वो अटेम्प्ट करना चाहता है, जो हमने पिछले 75 सालों में नहीं की। और आगे आने वाली जनरेशन जो भी हमसे सवाल पूछेगी, जो भी हमसे एक्सपेक्टेशन रखती है, कम से कम हम उसके ऊपर खरा उतरें
हम पा सकें, नहीं पा सकें ये अलग चीज़ है, लेकिन हमने उसका प्रयास किया कि नहीं किया, ये अगले 20 सालों में होने वाला है। और ये कैंपेन चुनाव के पहले भी विकसित भारत था, हुँ। चुनाव के समय में भी विकसित भारत रहा और चुनाव के बाद भी लगातार विकसित भारत ही अगले 25 सालों तक होगा। मेरी खुशी इस कैंपेन से इस बात की है कि व्यक्ति रहे या ना रहे, जी, पार्टी रहे या ना रहे, लेकिन ये मोमेंटम जी, 2047 तक बना रहना चाहिए। जी। अभिजीत जी, आपकी बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई। मैंने 2014 के बारे में भी सुना अभी और आपके सारे चुनावी कैंपेन्स के बारे में भी। तो आपने जैसे 2014 की बात करी कि चाय पे चर्चा कैंपेन स्टार्ट किया गया था कि यूएस में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं, कि यूथ को पता चलता है कि उनका नेता कैसा होगा। तो क्या इंडिया यूएस को कॉपी कर रहा है? इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन डेमोक्रेसी यूएस की डेमोक्रेसी से आज के समय में कहीं ज़्यादा आगे निकल जो प्रिसिजन अभी रिसेंट में आपने खबरों में पढ़ा होगा कि कौन वोट करेगा, जो कल परसों वोटिंग हुई है अमेरिका में, उसमें कौन वोट करेगा, इसके ऊपर कोई भी आइडेंटिफिकेशन चेक करने का जो प्रावधान था अमेरिका में, वो हटा दिया गया। कई सारे स्टेट्स में आपने पढ़ा होगा कि जो वोट करेगा, वो ऑनलाइन भी और मेल के थ्रू भी वोट कर सकता है। मतलब जो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, जो डेमोक्रेसी का प्रिसिजन है, उसमें रियल पर्सन हेड काउंट एज़ अ डेमोक्रेटिक ओपिनियन और अगर आप उसकी आईडी चेक नहीं कर रहे हो, आप ये भी पता करने की कोशिश नहीं कर रहे हो और आप इतने इक्विप्ड नहीं हो एज़ अ डेमोक्रेसी, एज़ अ कंट्री कि आप चेक कर सको कि अच्छा 100 वोटिंग हुई है, तो 100 लोग एग्ज़िस्ट करते हैं कि नहीं। तो फिर सॉरी टू से पॉलिटिक्स एक ऐसा गेम है जहाँ सब कुछ पॉसिबल है। लोग दूसरे देशों से लाए जा सकते हैं, लोग बनाए जा सकते हैं हुँ, और डेमोक्रेसी का जो मेन कोर वैल्यू है, वो भी डिफीट किया जा सकता है। आज भारत में अगर आप वोटिंग करते हैं, हुँ, भारतीय चुनाव एक सबसे बड़ा, सबसे लेजिस्लेटेड और सबसे लार्ज एक्सरसाइज़ है ग्लोबली। जी, इतना बड़ा, इतने एक्सपेंडिचर का चुनाव कहीं भी पूरी दुनिया में नहीं। 26 से ज़्यादा देश 2024 में भारतीय चुनाव के ऊपर अध्ययन करने आए। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, ये देखने के लिए कि इतना बड़ा हुँ, डेमोक्रेसी और इतना बड़ा उत्सव लोकतंत्र का होता कैसे? इस डेमोक्रेसी की ब्यूटी हमारी कंट्री की यही है कि हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफ़िनेटली हमने कॉपी किया था और मैं ये बात अक्सर कहता भी रहता हूँ कि शायद हम सब के ऊपर मैं खुद को इसका एक्सेप्शन नहीं मानता हूँ। हम सबको यूरोप की, अमेरिका की, ब्रिटेन की वैलिडेशन लेने की इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है। ओवर अ पीरियड ऑफ 60-70 इयर्स कि हम कुछ भी करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि यार उनके जैसा क्यों नहीं करते? जबकि वक़्त आज के समय में भारत का ऐसा हो गया है कि भारत कई मामलों में कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ से बेहतर है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड आल्सो आने वाले समय में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। जी। अभिजीत जी, बहुत से लोगों को ये लगता है कि आप पॉलिटिकल से या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से उनसे जुड़े हुए हैं और आप बहुत से कैंपेन का हिस्सा भी रहे हैं। तो ऐसे में आगे चल के कभी फ्यूचर में आपका इलेक्शन में खड़ा होने का कुछ विचार है? मैं ज़्यादातर इस बात पे चर्चा ही नहीं कर पाता हूँ या ज़्यादातर पॉडकास्ट या ज़्यादातर व्यक्तिगत लाइफ़ के बारे में बात नहीं कर पाता हूँ या नहीं करता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है ओके, क्योंकि ज एज़ अ जर्नलिस्ट और एज़ समबडी हू इज़ लुकिंग अस एज़ अ वर्कर इन द नेशन बिल्डिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ये बात मान लेना या बात ये सोच लेना कि कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन होगा, ये बहुत ऑब्वियस है और इससे रिलेटेड सवाल भी आते हैं। तो उन्होंने पूछा स्टार्टिंग में कि आप बहुत ज़्यादा पर्सनल व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात नहीं करते हैं। आपने पूछा कि आपका कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन है कि नहीं? ये सवाल अब तो कम आने लगे, जी, लेकिन 2014 में, 2019 में काफ़ी आते थे। जब जर्नलिस्ट ने देखा कि इन लोगों ने नौकरियाँ छोड़ी, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता है आपको ऐसे कैंपेन करने के लिए, कोई नौकरी पे नहीं रखता है। हुँ, अ, जो एक सेटअप था प्रशांत किशोर का काम करने का जिसमें वो कैंपेन करते थे, वो सेटअप को उन्होंने और प्रोफ़ेशनल बनाया बाद में जब वो उन्होंने आईपैक बनाई और सीएजी के बहुत सारे मेंबर्स उनके साथ चले गए थे। लेकिन उससे पहले कोई प्रोफ़ेशनल एंगेजमेंट, कोई अपॉइंटमेंट लेटर जैसा कुछ नहीं हुआ करता। तो मान लेना ऐसा कि कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन होगा, जी, बहुत बहुत ऑब्वियस है, आपका सवाल भी बहुत ऑब्वियस है। लेकिन जब 2014 चुनाव जीत गए, सब लोग अपने-अपने काम पे चले गए। मेरा कुछ वैसा इरादा नहीं था वापस बैंकिंग और पायलटिंग के जॉब में जाने का, मैं रह गया और
इस विज़न को जिस विज़न को हमने कैंपेन किया था चुनाव के अंदर में, उस विज़न के ऊपर लगातार ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के ऊपर काम करना शुरू किया। आपने पढ़ा होगा कि अ, यूपी इन्वेस्टर्स समिट से पहले वाइब्रेंट गुजरात के तर्ज पे यूपी में रेडिएंट यूपी का एक कार्यक्रम हुआ था। वो हमारा पहला कार्यक्रम था, उसको हमने पूरा किया, फिर उसके बाद इन्वेस्टर्स समिट होने लगी। तो किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके पास एक समय सीमा होती है और उस समय सीमा के अंदर आप जाते हैं, चुनाव में कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो 4 साढ़े 4 साल के आसपास मैं सिर्फ़ अपने प्रोजेक्ट्स और अपने काम के ऊपर फ़ोकस करता हूँ। लास्ट के 6 महीने जब 5वाँ साल आने वाला होता है और चुनाव होने वाला होता है, तो छुट्टी लेकर शुरू के समय में नौकरी छोड़कर और फिर कभी-कभी अनपेड लीव लेकर, सबैटिकल्स लेकर भी हम लोगों ने चुनाव का प्रचार किया और प्रधानमंत्री मोदी के जो विज़न थे, उनका जो इंटेंट था, उनका जो कंटेंट था, विकसित भारत का जो विज़न था, उसको 2024 में भी लेके आए, 2019 में भी लेके आए। ये कॉन्ट्रिब्यूशंस इन कॉन्ट्रिब्यूशंस को पॉलिटिकल एस्पिरेशन की तरह देखना, इसके 2 रीज़न मेरे लिए नहीं, बट चूँकि प्रशांत किशोर वाज़ वन ऑफ देम इन सीएजी, वन ऑफ अस एंड लार्जर लेवल पे अगर आप इंडिया में देखें, तो सबसे ज़्यादा किसी ऐसे नोबल इंटेंट को, अच्छे इंटेंट को, जिन्होंने अपनी लाइफ़ में, अपने करियर में कुछ ठीक-ठाक सही मुकाम हासिल कर लिया और उसके बाद भी वो डिसाइड करते हैं कि कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए। इस नोबल इंटेंट को सबसे ज़्यादा किसी ने टार्निश किया, तो वो अरविंद केजरीवाल। साफ कहा उन्होंने कि मैं चुनाव हम्म, नहीं लड़ूँगा, मेरी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं है और ऐसे लोगों के जो स्टेटमेंट्स रहे हैं, उनका खामियाज़ा हमें भुगतना पड़ता है। ये लोग अभी भी पूछते हैं कि आपका कुछ बिल्कुल नहीं, कहीं भी होगा नहीं, कभी था नहीं और होता तो शायद सीएजी जब बन रहा था, उस वक़्त ये बात बिल्कुल सीधे-सीधे कही गई थी कि आपको यदि चुनाव लड़ना है, तो सिटीज़न फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस बनाया ही इसलिए गया है, क्योंकि यूथ चुनाव में आएँ और पार्टिसिपेट करें। अगर आपको लड़ना है, तो आप अभी लड़ें, लेकिन कैंडिडेट बन कर के, कैंपेन मैनेजर बन के। तो आज आप कहीं न कहीं हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से सबको एक क्लियर कर रहे हैं कि आपकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं है। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। सर अभी आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात करी, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ? ये आइडिएशन क्यों बना और ये मतलब क्यों एस्टैब्लिश किया गया? देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के बारे में देश में जहाँ भी जब भी ज़्यादा चर्चा होती है, ज़्यादातर लोग इसे वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग से जानते हैं। इंडिया की वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिज़नेस की रैंकिंग थी और वो रैंकिंग प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद 2014 से लेकर अब तक सिग्निफिकेंटली उसमें सुधार हुआ है, काफ़ी बदलाव हुए हैं। लेकिन मैं जिस ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के बारे में बात कर या मेरा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को लेकर काम है, वो वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग से आगे बढ़कर। इसका मतलब लोगों की आम जीवन में, आम कारोबारियों के जीवन में और आम जनता के जीवन में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो नए बदलाव आते हैं, उनको बहुत स्पीड से पूरा करना, उनके रेगुलेशंस को पूरा करना, उनके स्टैंडर्डाइज़ेशन को पूरा करना, उनके सर्टिफ़िकेशन है, रूल बुक है, इनको पूरा करना और इन सबको पूरा करने के लिए आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक माध्यम है, वो है पायलट प्रोजेक्ट। जब ओके, तक आप नई टेक्नोलॉजीज़ के पायलट प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, उनके रूल बुक्स, उनके फाइनेंशियल मॉडल, उनके कमर्शियल इक्विवेलेंस आप उस टेक्नोलॉजी के बिना इकोनॉमी कैसे चलती थी, वो सेक्टर कैसे चलता था, तब तक आप उस टेक को नहीं ला सकते और बिना टेक के एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाना आज के समय में बहुत मुश्किल है। तो मैं जिस विज़न के ऊपर काम कर रहा हूँ और उस विज़न के ऊपर प्रधानमंत्री का जो विज़न ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के माध्यम से हमने कंट्रीब्यूट किया है, वो विज़न वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग से कैसे अलग है, ये शायद आपके सवाल का जवाब हो। वो ऐसे अलग है कि आप थोड़ा पहले जाइए 2014 से थोड़ा पहले और ये देखने की कोशिश कीजिए कि एक छोटा-सा सर्टिफ़िकेट राशन कार्ड मान लीजिए, हुँ, आधार कार्ड मान लीजिए, बैंक में अकाउंट मान लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस मान लीजिए, किसी भी गाँव में कम पढ़े-लिखे व्यक्ति को जब चाहिए होता था, तो उसको किसी न किसी व्यक्ति की सिफ़ारिश चाहिए होती थी। हुँ, पासपोर्ट मान लीजिए, उसको अगर जल्दी बनवाना है, ये सिफ़ारिश पॉलिटिकल विंग से आती थी। यदि आपको अ, फ़ोन का कनेक्शन चाहिए जल्दी, एक समय था जब आपको फ़ोन का कनेक्शन ऐसा पैसे देने से नहीं मिलता हुँ, था। आपको फ़ोन के लिए सिफ़ारिश लिखवानी पड़ती थी। आपको कार की डिलीवरी जल्दी चाहिए, एम्बेसडर कार पहले बन के आया करती थी। तो हम उस दौर से इस दौर में आए हैं और इस दौर में बदलाव क्या है? मुझे याद है अपने स्टूडेंट लाइफ़ में जब आप सरकारी नौकरी के लिए फ़ॉर्म भरा करते थे, तो आपको किसी
गजेटेड ऑफिसर से जाके अटेस्ट कराना पड़ता था। आज होता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं आज नहीं होता है। होता है। ये पूरा एक इकोसिस्टम था, जिस इकोसिस्टम में राजनीतिक तौर पर जो लोग हैं, वो मुखिया हों, प्रधान हों, मंत्री हों, एमएलए हों, एमपी हों, कैबिनेट मिनिस्टर, वो सब जितने लाइसेंसेस हैं, जितने अप्रूवल्स हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, उन सबको कंट्रोल किया करते कि आप अगर उनके फेवरेट हो, अगर उनके चहेते हो, उनके साथ कैंपेन में खड़े हो रहे हो, उनको चंदा दे रहे हो, उनके साथ चुनाव में भागीदारी दिखा रहे हो, तो आपका काम पहले होगा। आपको हम सिफ़ारिश लिख जी, के देंगे और बाकी के लोग जो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो लाइन है, सिस्टम है, वो लाइन में लगे रहेंगे, सालों-साल, महीनों-महीनों इंतज़ार करते बराबर। रहेंगे। ये हालात व्यक्तिगत सर्टिफ़िकेट्स के थे। इंडस्ट्रियल सर्टिफ़िकेट तो आप छोड़ दीजिए, किसी हुँ, कारोबार को शुरू करने के लिए जो परमिशंस चाहिए या जो उसके ऊपर स्वीकृतियाँ चाहिए, वो आप भूल जाइए। इस पूरे माइंडसेट को प्रधानमंत्री मोदी ने चैलेंज किया। उन्होंने इसको बदलना शुरू किया। उन्होंने शुरुआत इससे की कि कोई लाल बत्ती नहीं लगाएगा जी, अधिकारियों में। किसी को अटेस्ट कराने की ज़रूरत आपने देखा होगा 2014 के शुरू के पहले ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के अनाउंसमेंट में से ये एक कि अब आपको सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देने के लिए किसी से अटेस्ट कराने की और मुहर लगवाने की ज़रूरत नहीं। आपका सर्टिफ़िकेट है, आप जमा कीजिए, वो सही है, गलत है, नकली है, असली है, उसको चेक करने के और तरीके निकाले गए। तो अगर कोई व्यक्ति, खासकर प्रधानमंत्री व्यक्ति के लेवल का व्यक्ति, इस तरह का डिसीज़न लेता है, तो उसको दोनों तरफ से विरोध का सामना करना ना सिर्फ पार्टी के अंदर, क्योंकि आप अपनी पूरी जो क्रोनोलॉजी है, उसको चैलेंज कर रहे हो। आपके मुखिया से लेकर के जिला अध्यक्ष तक, हर व्यक्ति किसी के ऊपर फ़ेवर करके कैसे दिखाता है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी मुखिया और वार्ड काउंसलर लिख के देता है। हुँ, मैं सही बोल रहा हूँ? और इस तरह के पूरे सिस्टम को अगर आप हटा दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो आज की डेट में स्वीकृतियाँ दी जाती हैं या व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट ओवर द काउंटर पहले जमा होते थे। आज के समय में वो सारे पोर्टल पे जमा होते हैं। जी, अगर आप पोर्टल पे उसको अपलोड कर रहे हैं या उसको आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरिट के ऊपर डिसाइड करके आपको या तो दिया जाता है या तो नहीं दिया जाता। तो आपने किसको हटाया? हुँ, आपने अपनी पार्टी के, अपने संगठन के हर एक व्यक्ति के पास वो जो ताकत थी किसी को फ़ेवर करने की, किसी को ओबलाइज़ करने की, वो ताकत आपने उससे छीन ली। और जब ऐसा डिसीज़न कोई पॉलिटिकल आदमी करता है, इसके लिए बहुत सेल्फलेसनेस चाहिए, इसके लिए बहुत कन्विक्शन चाहिए, क्योंकि आपको अंतर्विरोध का भी सामना करना पड़ता है। आपकी पार्टी के खुद के लोग बोलेंगे कि ये मत कीजिए। इससे आगे आने वाली जनरेशन को एक ऐसा कम्फर्ट मिल जाएगा कि वो हमारी वैल्यू नहीं करेगा, तो फिर हम राजनीति किस चीज़ का करेंगे? राजनीति को बदलने वाला काम था ये। और इसके ऊपर जितना काम हम लोगों ने किया, जिसके ऊपर जितनी परमिशंस होती हैं, जितनी स्वीकृतियाँ होती हैं, उनको पहले व्यक्तिगत स्तर से हटाया गया, उनको पोर्टल पे डाला गया। उसके बाद कारोबार से रिलेटेड जो होती हैं, पहले कारोबार में करीब-करीब 27 से 43 27 टू 43 अप्रूवल्स लगते थे, उसको धीरे-धीरे कम किया गया। हालाँकि ये जो कंप्लायंस बर्डन वाला काम है, इसमें मेरे पायलटिंग एजेंसी का ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का कोई ख़ास डायरेक्ट रोल नहीं रहा। हमारा रोल उन जगहों पे आया जहाँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप इन सब पॉसिबिलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं और टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से मतलब वो टेक्नोलॉजी जो आपके पास नहीं थी। एआई, ब्लॉकचेन, ड्रोन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, मशीन लर्निंग, जियो स्पेशियल, बिग डेटा, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो आप हैं, आपका सर्टिफ़िकेट ये है, आपका बैंक अकाउंट ये है, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस ये है, आपका बैकग्राउंड ये है। इन सबको मिनटों में, घंटों में यूपीआई, डीपीआई, एनपीआई के माध्यम से क्लियर कर सकता है। इवन गवर्नमेंट जो स्कीम्स के ऊपर पैसा देती है, जी, वो पैसा पहले अस्तर से होके चला जाता था। काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा ₹1 देती है, 5 पैसा पहुँचता है, जी, 25 पैसा पहुँचता है। आज गवर्नमेंट डीबीटी करती है, डायरेक्ट हुँ, बेनिफिट ट्रांसफर करती है। तो इन चीज़ों में बहुत स्मॉल लेवल पे, बहुत कार्यकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पायलट्स होते हैं। इन पायलट्स के ऊपर आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की जो प्रोविज़न्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। पायलट्स जब सक्सेसफुल होते हैं, तो आपको पता चलता है, तब आपके पब्लिक डोमेन में आते हैं। और काफ़ी खबरें चली, एक आधार के पूरे एक्सरसाइज़ को 3 साल का डिप देखना पड़ा। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उस समय की लीडरशिप को इसके पोटेंशियल के ऊपर भरोसा ही नहीं।